हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक में अनुच्छेद 1 से 4 तक में भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 से 4 में भारत एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारत में कैसे भारत का नाम पड़ा, कैसे राज्यों की स्थापना की गई और जो नए राज्य स्थापित होते हैं उनके बारे में क्या प्रावधान है, कैसे हम राज्यों के नाम सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, नए राज्यों को कैसे गठन करते हैं, ये तमाम तरह के जो तथ्य हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के कई नाम हैं, जैसे भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त एवं इंडिया। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ, यूनियन, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पे इंडिया और भारत दोनों नाम को शामिल किया गया संविधान में। ऐसा क्यों किया गया? इसके भी कुछ कारण रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत बहुत प्राचीन देश है और भारत शब्द जो है इसकी प्राचीनता को, भारत शब्द जो है या भारत जो नाम है इसकी प्राचीनता एकता एवं अखंडता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि प्राचीन समय में मौर्य साम्राज्य के समय भारत में अफ़गानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल तक के क्षेत्र जो हैं लगभग काफ़ी हद तक ये भारत में शामिल थे। तो भारत शब्द कहने का सेंस हमारा ये था कि हमारी जो प्राचीनता थी और हमारा जो विस्तार था या हमारी एकता एवं अखंडता थी उसको प्रदर्शित करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने या संविधान निर्मात्री सभा ने भारत शब्द पे बल दिया। लेकिन इंडिया जो है नवीन नाम था भारत का, और इंडिया के नाम से भारत सरकार द्वारा, जैसे ब्रिटिश इंडिया था या इस तरह के, तो इंडिया के नाम से भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में या अन्य जगहों पे कई हस्ताक्षर किए गए थे, कई समझौते किए गए थे और हर जगह भारत का नाम इंडिया के रूप में ही आज भी जो है इंडिया का नाम ही मिलता है आपको, चाहे यूएनओ में हो या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो तो उसमें इंडिया का नाम ही होता है। इसलिए भारत की नवीनता एवं प्राचीनता व अखंडता, एकता को प्रदर्शित करने के लिए दोनों नामों को शामिल किया गया, अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए संघ कहने का क्या मतलब है। यहाँ पे भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का सेंस यहाँ पे क्या है, उसी समय क्यों कहा गया? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना एक वक्तव्य दिया। वहाँ पे उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी ने कहा कि जैसे अमेरिका की आज़ादी के बाद, अमेरिका कई राज्यों में बटा हुआ है, बहुत शायद 50 से 51 राज्य हैं अमेरिका में, तो अमेरिका कई राज्यों में बटा हुआ है, लेकिन अमेरिका की एकता अखंडता को बचाने के लिए केंद्र सरकार, अमेरिका की केंद्रीय सरकार को राज्यों से युद्ध करना पड़ा था, यानी कि वहाँ गृह युद्ध के माध्यम से राज्यों का संघ बना था। अर्थात राज्यों को संघ के साथ
एक बद्ध करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए वहाँ पे गृह युद्ध जैसे स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। इसलिए भारत ने उनसे सीख लेते हुए ये कहा कि हम बाद में आने वाले किसी प्रकार के आपदा से या किसी प्रकार गृह युद्ध से बचने के लिए अभी संविधान के बनने के समय ही ये स्पष्ट कर दिया गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। और संघ कैसा संघ होगा? तो नासवान राज्यों का अविनाशी संघ। यहाँ ये कहने का क्या मतलब हुआ? नासवान राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, न ही किसी राज्य को अपने नाम में, अपनी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। यानी कि ये जो राज्य हैं वो पूर्ण रूप से भारत क्षेत्र के अंतर्गत हैं, उनको अपने नाम में परिवर्तन करने या अपनी सीमाओं को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार यानी संसद जब चाहे तब किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसलिए ये कहा गया है कि नासवान राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी ये संघ तो अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन राज्य नासवान कहने का सेंस ये है कि किसी भी तरह से राज्यों के नाम, क्षेत्र या दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाया जा सकता है। जैसे अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के नाम से 2 संघ शासित राज्यों में बदल दिया गया। इस तरह से कहा जा सकता है कि अब पूर्ण रूप से राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर का अस्तित्व समाप्त हो गया है, यानी कि राज्य जो है नासवान है। इसलिए नासवान राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। और संविधान सभा ने स्पष्ट ये उल्लेख कर दिया कि भारत के राज्यों का कोई भी अधिकार नहीं है वो राज्य से, केंद्र से अलग होने का। ठीक है। अब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अनुसूची 1 में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की सूची दी गई है। यानी प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की सूची दी गई है, वही जो है भारत के संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसमें वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य, 9 संघ शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, 28 राज्य, क्योंकि 29 राज्य थे। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 कब हुआ था? जब तेलंगाना का गठन हुआ, तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को राज्य के स्वरूप से हटा दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए 28 पूर्ण राज्य हैं और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे अब 7 + 2 यानी 9 जो है संघ शासित क्षेत्र बन गए। अर्थात वर्तमान में भारत की संविधान के प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश शामिल हैं। ये भारत के राज्य क्षेत्र के ये पूरी तरह से अधीन हैं और ये अविनाशी हैं, अविनाशी संघ के घटक हैं। ठीक है। अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है। अब देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है। संसद जो है विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी कि राज्यों के प्रवेश एवं उनकी स्थापना का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को है। ठीक है। संसद को यही पूर्ण अधिकार है कि संघ में नए राज्यों को शामिल करे और उनकी स्थापना करे। जैसे पैंतीसवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को
सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। यानी कि संसद को अधिकार है कि वो नए राज्यों का प्रवेश करे या उनकी स्थापना करे। तो सिक्किम का ये किया गया 35वें और 36वें अधिनियम के द्वारा, ठीक। अनुच्छेद 2, यानी कि राज्यों के संघ में प्रवेश के, यानी कोई नया राज्य प्रवेश करे या नए राज्य की स्थापना की जाए, वो अधिकार किसको है? संसद को है। अगला अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 2 में संसद को ये बताया गया है कि राज्यों के प्रवेश और स्थापना की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अब अनुच्छेद 3 में उसके प्रावधान दिए गए हैं कि अनुच्छेद संघ जो है या संसद जो है कैसे किसी राज्य का निर्माण कर सकती है और किस तरह से नए राज्य का गठन कर सकती है। तो क्या विधि है उसमें? संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, ठीक, राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। यानी 3 तरह से राज्यों का गठन होगा। पहला, संसद को किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, ठीक, यानी कि किसी बड़े राज्य का उसके क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बना दिया जाए, ठीक। अथवा ये एक हो गया। दूसरा, 2 या अधिक राज्यों को, ठीक, यानी 2 छोटे राज्यों को आपस में मिला करके भी 2 छोटे राज्यों को आपस में मिला करके, ठीक, अथवा 2 राज्यों के क्षेत्रों को आपस में मिला करके, ठीक, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर। तीसरा क्या है? किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर, यानी कि 4 प्रकार की इसमें 4 प्रकार से राज्यों का गठन किया जा सकता है। पहला, बड़े राज्य को किसी बड़े राज्य से उसके भाग को अलग करके बनाया जा सकता है। दूसरा, 2 छोटे राज्यों को आपस में मिला दिया जा सकता है, ठीक। तीसरा क्या है? 2 छोटे राज्यों को पूर्ण रूप से मिला करके एक नया राज्य बना दिया जाए। या तीसरा हो जाएगा 2 राज्यों के क्षेत्रों को आपस में मिलाकर, जैसे 2 राज्य हैं, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश है, इनके कुछ जिलों को उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को और बिहार के कुछ पश्चिमी जिलों को मिला करके एक राज्य बनाया जा सकता है, ठीक। तीसरा हो गया ये। अथवा चौथा क्या है? किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर, या जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को बिहार के साथ मिला के एक राज्य बना दिया। यानी 4 तरह से नए राज्यों को बनाया जा सकता है। पहला क्या है? बड़े राज्य छोटे राज्य कुछ क्षेत्र को अलग करके 2 छोटे राज्यों को आपस में मिला करके। तीसरा क्या है? 2 राज्यों के क्षेत्रों को, 2 राज्यों को नहीं, 2 राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिला करके। और चौथा क्या है? किसी एक राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के साथ मिला करके। यानी 4 प्रकार से नए राज्यों का निर्माण या पुनर्गठन राज्यों का स्थापना की जा सकती है, ठीक है। अनुच्छेद में ये शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या किया गया है कि राज्यों को इसमें जो है प्रावधान दिया गया है कि कैसे कैसे नए राज्य का गठन किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 2 और 3 जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है।
अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर संसद किसी राज्य के नए राज्य का निर्माण करती है, किसी राज्य के नाम या उसकी सीमा या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करती है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा उसको। आप जानते हैं अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। कोई भी संविधान संशोधन करना होता तो अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही किया जाता है। लेकिन ये विधान बनाया गया है कि अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जब राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन होगा तो उसको हम संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि संविधान जो राज्यों के गठन और पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी या काफ़ी जटिल हो जाएगी। इसलिए ये जो राज्यों का गठन और पुनर्गठन होगा या स्थापना होगा, इसको साधारण विधेयक के तहत पारित करके बनाया जा सकता। जैसे कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में 2 केंद्रशासित प्रदेश के राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। अभी आप विचार करिए कि अगर ये संशोधन की बात हो जाती कि संशोधन माना जाएगा तब जाके राज्य गठन होगा, तो ये संभव नहीं था, बहुत जटिल हो जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा नहीं करने देती ऐसा, अन्य राजनीतिक पार्टियां जो है संविधान संशोधन को पारित नहीं होने देती संसद में, इसलिए ये नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको ये कहा गया कि ये जो भी ये परिवर्तन किया जाएगा राज्यों की सीमाओं में, नाम में, उनके क्षेत्रों में, ये संशोधन नहीं माना जाएगा। यही कारण था कि इसको अनुच्छेद 4 में स्पष्ट कह दिया गया कि ये संशोधन नहीं माना जाएगा 368 के तहत। इसे साधारण विधेयक के तहत सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अब आप विचार करेंगे कि यह प्रश्न ये हो सकता है कि इसमें संसद पूरी तरह से शक्तिशाली है, राज्यों का कोई अधिकार नहीं होगा कि उनके सीमाओं को छोटा कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, या फिर उनकी सीमाओं को जो है परिवर्तित कर दिया जाए, और राज्यों को कोई अधिकार नहीं है कि अपनी सीमा को सुरक्षित रखें। लेकिन इसके लिए 2 प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या है? अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3(1) के तहत अनुच्छेद 3 के तहत प्रावधान 2 किए गए। पहला क्या है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना कोई भी यह अधिनियम पारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्य पुनर्गठन से संबंधित विधेयक नहीं लाया जा सकता। ठीक है, कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता है। ठीक, यानी कि जब भी कोई किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना होगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए, और पूर्व अनुमति से ही संसद में जो है विधेयक लाया जाएगा। दूसरा प्रावधान क्या किया गया है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य को निर्धारित समय में अपना पक्ष रखने के लिए पक्ष रखने के लिए या सुझाव देने के लिए राज्य जो है स्वतंत्र होंगे। ठीक है, संबंधित राज्य को निर्धारित समय में अपना पक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति जो है उनको एक संदेश देगा या उनके पास सूचना दी जाएगी कि राज्य जो है अपने सीमा, नाम, क्षेत्र के परिवर्तन से पहले अपना पक्ष रख सके। ये 2 प्रावधान किए गए, ये 2 अधिकार जो है राज्यों के हित में है, क्योंकि अगर राज्य ऐसा नहीं किया जाता तो किसी भी राज्य को कभी भी समाप्त करके नया राज्य बनाया जा सकता था, या किसी राज्य की सीमा को घटा कर आधा कर दिया जा सकता था,
इसलिए राष्ट्रपति को है इस उत्तरदायी बनाया गया कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए, और राष्ट्रपति का भी ये उत्तरदायित्व तो है कि राष्ट्रपति जो है उस संबंधित राज्य को अपना पक्ष रखने के लिए उसको सूचना भेजे। लेकिन एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति या संसद राज्य के सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, बाध्य नहीं है, यानी कि राज्य जो है, राष्ट्रपति जो है राज्यों के पास भेजेगा कि वो अपना सुझाव दें, अपना पक्ष रखें, लेकिन राष्ट्रपति या संसद यानी कि केंद्र सरकार, संसद जो है किसी भी प्रकार से उस सुझाव को मानने के लिए या उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात केवल वो अपना सुझाव रख सकते हैं, अच्छी बात होगी, अच्छा विचार होगा, अच्छा प्रस्ताव होगा तो उसको केंद्र सरकार या राष्ट्रपति या संसद मान भी सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं होंगे किसी भी प्रकार से। अर्थात जो है संसद पूर्ण रूप से स्वतंत्र है किसी राज्य के निर्माण में, नए राज्य के गठन में या उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन से। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप काफ़ी अच्छी तरह से। अब देखिए इसमें क्या है, एक बात और, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेरूबाड़ी जब मामला आया 1960 में सुप्रीम कोर्ट के पास, बेरूबाड़ी मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य राष्ट्र को समर्पित करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक, अर्थात जब कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को समर्पित किया जाएगा या सौंपा जाएगा तो उसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सरकार या संसद उसके लिए अधिकृत नहीं है कि अपने देश की किसी सीमा को किसी अन्य देश को, अपने देश के किसी क्षेत्र को अन्य देश को समर्पित कर दे या सौंप दे। इसीलिए देखिए बेरूबाड़ी जो है क्षेत्र 9वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पाकिस्तान को सौंपा गया। ठीक है, पहला जो संविधान क्षेत्र को भारत ने अपने बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा, इसके लिए 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा, तब जाकर के बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया और ये परंपरा आगे तक चलती रही। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत ने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया, बांग्लादेश को सौंपा गया, जो एक गलियारा था भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उस क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपा गया और बांग्लादेश ने भी अपने कुछ क्षेत्र को भारत को सौंपा। अर्थात जब किसी क्षेत्र को, भारत के किसी क्षेत्र को जब अन्य देश को सौंपा जाएगा तो उसके लिए संविधान संशोधन करना अनिवार्य होगा। संसद या केंद्र सरकार उसके लिए अधिकृत नहीं होगा कि बिना संशोधन के वो किसी क्षेत्र को, किसी अन्य राज्य को, देश को सौंप दे। लेकिन सामान्य तौर पे जब किसी राज्य के, अपने राज्य के क्षेत्र सीमाओं नाम में परिवर्तन करना होगा तो संसद साधारण विधेयक के तहत आसानी से उसको पूर्ण कर सकती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे काफ़ी अच्छी तरह से। और हमारे देश, हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है संसद को कि वो किसी क्षेत्र को परिवर्तित कर सके, किसी के राज्य के नाम को परिवर्तित कर सके, उसके सीमा क्षेत्र नाम पर, लेकिन किसी अन्य देश को सौंपने का अधिकार नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है, नहीं तो उस तरह से काफ़ी हमारी जो अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता हम खतरे में पड़ जाती है अक्सर। इसलिए संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने या संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य को प्रवेश दे सकते हैं हम अपने संविधान, अपने देश में या अपने भारत के संघ क्षेत्र में या भारत के क्षेत्र में किसी नए को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हम किसी अपने देश को, क्षेत्र को सौंप नहीं सकते किसी को। ये हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत ही
अच्छी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, हमने काफ़ी समझ लिया। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ का अर्थ होगा कि नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ होगा। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि 4 तरीकों से जो है कि नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। किसी राज्य को उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, दूसरा 2 या 2 अधिक राज्यों को या राज्यों को मिला करके या उनके क्षेत्रों को, भागों को मिला करके, तीसरा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी कि 4 प्रकार से नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। चौथा कहा गया कि नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों आदि सीमाओं परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, अगर किसी क्षेत्र को, भारत के किसी क्षेत्र को अन्य राज्य देशों को सौंपना होगा या अपने में शामिल करना होगा तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना होगा, लेकिन किसी राज्य के नाम परिवर्तन करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपने काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया होगा भारत एवं उसके संघ क्षेत्र के बारे में। अगली क्लास में हम नागरिकता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।